हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सन्नी कुमार और आज मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आगे की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी मैं करने वाला हूँ मायोकार्डियाटिस। तो मायोकार्डियाटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द मायोकार्डियल लेयर। कोजेस रहते हैं इसके पेरिकार्डियाटिस, सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो सिम्टम्स में आता है मेडिकल साइन इज पेरिकार्डियल फ्रिक्शन जब आता है, एक गैलूप रिदम, एबनॉर्मल रिदम आती है और मरमर साउंड लाइक फ्लूइड पासिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। साइन ऑफ हार्ट फेलियर, फैटिक एंड डिसिप्निया भी आता है। टैकिकार्डिया एंड चेस्ट पेन भी होते हैं। ईसीजी में जो है टी वेव इन्वर्जन देखा जाता है। सैडल शेप्ड एसटी सेगमेंट एलिवेट देखा जाता है। और एंडोकार्डियाटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल्व कॉमनली अफेक्ट heart valve occur primary in the client during the abuser's head valve replacement। ये टाइप रहते हैं इसके, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, इसके अंदर एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस आता है जिसका मतलब होता है अफेक्ट पेशेंट हु हैव हेल्दी हार्ट वाल्व। ऑनसेट जो रहता है इसका फास्ट एंड सिम्टम्स आर वेरी सीवियर। फिर आता है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस जो कि अफेक्ट होता है पीपल के अंदर हु हैविंग ए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम उनमें देखी जाए तो वहाँ पर सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस हो सकता है। ऑनसेट इसका स्लो रहता है, वीक टू मंथ भी लग सकते हैं डेवलप होने में। और फिर नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस भी होता है जिसके अंदर इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं होता, कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इस मोस्ट कॉमन कोज रहता है इसका वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेई होता है और स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंडोकार्डियाटिस से भी फैलता है, फंगल इन्फेक्शन से भी फैल जाता है और कैंडिडा एल्बिकन एंडोकार्डियाटिस भी कर देता है। ईसीजी में फाइंडिंग देखने को मिलती है जैसे कि वाइड पीआर इंटरवल और ब्लड कल्चर में आइडेंटिफाई होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ड्यू का क्राइटेरिया फॉलो होता है इसमें, जैसे कि सीबीसी विथ ईएसआर इंक्रीज मिलेगा, सीआरपी इंक्रीज मिलेगा और नॉन ड्यू का क्राइटेरिया होता क्या है चलिए देखते हैं। इसका सोट्रिक होती है बी फीवर, जिसके अंदर जो बी जो रहता है वो मेजर में आता है, जिसमें बी फॉर ब्लड कल्चर जो है वो 2 बार से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए 12 घंटों के अंदर अंदर। और ई का मतलब होता है एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इको से हमें पता चलता है कि एंडोकार्डियल लेयर भी इसमें इन्वॉल्व है। और माइनर में आते हैं फीवर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एफ से फीवर आता है, ई से इको फाइंडिंग में नॉट फुलफिल इन मेजर। अगर मेजर में वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है तब जाकर माइनर में आएंगे। और वेस्कुलर फाइंडिंग वी से वेस्कुलर फाइंडिंग भी देखी जाएगी। और डबल ई से एविडेंस फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल 2 एविडेंस होने चाहिए इसमें। और आर से रिस्क फैक्टर रहते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसे बोलते हैं ड्रग एब्यूजर्स के अंदर या फिर वैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसमें शॉर्ट इस्तेमाल की जाती है, JR नो फेम से, जे से जानवे नोड, आर से रोथ नोड,
ग्रोथ स्पॉट, एन से नेल्स बेड में हैमरेज देखा जाता है, ओ से ओसलर नोड देखा जाता है, एफ से फीवर देखा जाता है, ए से आनीमिया देखा जाता है, एम से मरमर देखा जाता है, ई से इबोलाई देखा जाता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर डिजिटल क्लबिंग बोलते हैं उसको, और एक होता है स्वानथवॉर्थ साइन, इसको हम डायमंड शेप का स्वानथवॉर्थ साइन बोलते हैं। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर डायबिटिक और डिजोक्सिन भी दी जाती है। नोट करके हैं, अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन एंड एंटीकोगुलेंट बिकॉज दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्ड टेम्पोनेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देंगे पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन, अपराइट या फिर लीनिंग फॉरवर्ड, और एस्कल्टेट करेंगे फॉर द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब या फिर पेरिकार्डियल रब के लिए, है ना। साउंड यूजुअली बेस्ट हर्ड बिटवीन एपेक्स एंड स्टर्नम। मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, एग्जांपल थ्रोम्बस या फिर हार्ट रेट, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियोमायोपैथी, ये सब देखी जाती है। और अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जिसके अंदर इट इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच पार्शियल और टोटल आर्टेरियल ओक्लूजन ड्राइव्स लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि पेरिफेरल आर्टरीज जो होती है उसके अंदर ओक्लूजन या फिर स्पैज़म देखा जाता है, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ होते हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती और फिर प्रॉब्लम होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि पेन इन मसल्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से पेन वहाँ देखने को मिलता है। और कोल्ड एंड ग्रे ब्लू कलर की स्किन हो जाती है इन लोअर एक्सट्रीमिटी। डिक्रीज हो और एब्सेंट ऑफ पेरिफेरल पल्स या फिर बीपी मेजरमेंट एट हाई, कफ एंड जो बीपी मेजरमेंट जो रहता है एट थाई पे, कफ पे, वो लोअर रहता है एज कंपेयर टू अपर बॉडी। तो मैनेजमेंट के लिए हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं, जिसके अंदर हम स्टेटिन इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल को इन द ब्लड बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय लीवर। जो लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है तो उसको स्टेटिन ड्रग जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जैसे कि फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पीटीसीए करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर एंजियोग्राफी, एथरेक्टमी करते हैं या फिर बाईपास सर्जरी कर देते हैं। तो इनफ्लो प्रोसीजर बाईपास ओक्लूजन अबाउट द सुपरफिशियल femoral artery and include एरोटोफीमोरल एक्सिलोफीमोरल बाईपास, है ना। आउटफ्लो प्रोसीजर बाय द पास occlusion at or below the superficial femoral artery include femoral popliteal and femoral tibial bypass। मिडलाइन के इंसिजन होता है इनटू एब्डोमिनल कैविटी इज रिक्वायर्ड विद एन एडिशनल इंसिजन इन ईच ग्रोइंग्स। रेनॉल्ड डिजीज़ क्या होती है? एक तरीके की आर्टेरियल स्पेज़म डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आर्टरी के अंदर वेज़ोस्पेज़म देखा जाता है, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ऊपर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, जो कि ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर देता है।
फिर उसके बाद कोज रहता है इसका कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कुटेनियस वेजल्स, एग्जाम्पल कोल्ड या फिर फीलिंग स्ट्रेस के अंदर ये सब देखा जाता है। और अफेक्ट करता है प्राइमरी फिंगर, टो, ईयर या फिर चिक्कू। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले नमनेस देखा जाता है, उसके बाद बेल्चिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ फॉलो बाय साइनोसिस ड्यूरिंग द वेजो कंस्ट्रिक्शन और रेडेंट टिश्यू व्हेन वेजोस्पेज्म इज रिलीव्ड और टिंकलिंग, स्वेलिंग एंड सॉफ्ट कोल्ड टेम्परेचर एट अफेक्टेड बॉडी पार्ट। डायग्नोसिस के अंदर नेल फॉल, कैपिलोस्कोपी कंफर्म टेस्ट होता है इसका, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है और ESR भी होता है इसमें। मैनेजमेंट के तौर पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि निफेडिपिन हो गया या फिर निकारबिडिपिन हो गया, कीपिंग हीट अप सो इन्वायरमेंट इज वार्म। अब आती है बर्गर्स डिजीज, जिसे हम थ्रोम्बोएंजाइटिस या फिर प्रीसेनाइल गैंग्रीन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रीअकरिंग प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोसिस, क्लोटिंग और स्मॉल मीडियम arteries and vein of hands and feet. Distal upper and lower limbs are affected most commonly, और मोस्ट कॉमन अफेक्ट होती है वो पोस्टीरियर टिबियल जो आर्टरी होती है वो अफेक्ट रहती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखी जाती है, एक्टिंग पेन दैट इज़ मोर सीवियर एट नाइट, और डिमनीस पल्स होती है इसके अंदर डिस्टल एक्सट्रीमिटी के अंदर। एक्सट्रीमिटीज़ आर कूल एंड रेड कलर की हो जाती है। तो डायग्नोसिस में हम करते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स ABPI, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, रेशियो ऑफ BP एट एंकल टू BP इन अपर आर्म compared to arm, lower BP in legs suggested blocked arteries due to the peripheral artery disease and Doppler formula for ABPI. Right ABI highest pressure in right and left foot, highest pressure in both arms. नॉर्मल ABPI होता है 1.0 से लेकर 1.2 तक। मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस चलती है इसमें, ज़ैंथिनोल निकोटिनेट चलती है इसमें, जो कि पेरिफेरल वेजोडाइलेटर होती है। ड्रग फॉर बर्गर्स डिजीज प्रिपेयर फ्रॉम थियोफाइलिन यूज एज ए वेजोडाइलेटर। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज एज ए सॉल्ट विथ नियासिन निकोटिनिक acid known as xanthinol nicotinate can easily pass through cell membrane, and once inside it causes an increase in glucose metabolism, increase energy. कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड सीवियर ब्लीडिंग के अंदर रिसेंट हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हुआ हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडल्ट में पोस्ट रिकमेंडेशन डोज इज पोस्ट OT रिकमेंडेशन डोसिस 3 ग्राम पर डे देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अवॉइड करना है क्रोसलैक को, और अवॉइड करनी है स्मोकिंग, टोबैको, कैफीन बिकॉज ऑफ देयर वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। अब आ जाते हैं एन्यूरिज्म पर। तो ये क्या होता है, एन्यूरिज्म इज ए एबनॉर्मल वाइडनिंग और बैलूनिंग ऑफ पोर्शन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनेस इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल। साइट रहती है इसमें वीकनेस इन द आर्टीरियल वॉल, सेकुलर एन्यूरिज्म स्फेरिकल से 5 to 20 सेंटीमीटर।
pouch-like projection, one side of artery, fusiform aneurysm, spindle shape up to 20 centimeter. Entire circumference of arterial wall is dilated. Meiotic aneurysm, tiny weakness in arterial walls resulting from infection. Dissecting aneurysm is a tear in the inner lining of aortic valve, cause blood to form hematoma between layer of arteries, compressing the lumen. Note: most common site for aneurysm is aorta. Most common affecting layer of artery is tunica media. कोजेस रहते हैं इसके कंजेनिटल वीकनेस, साइफिल ट्रोमा और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसका मोस्ट कॉमन कोज होता है, और थोरेसिक एरोटिक एनेरिज्म अकर मोस्ट इन द मिडिल एज मेल. एब्डोमिनल एनेरिज्म बिटवीन 60 to 90 ईयर्स में देखा जाता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोरेसिक आरोटिक एनेरिज्म होता है और डिस्पनिया होता है, डिस्फेजिया होता है और पेन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर अगेंस्ट नर्व और वर्टिब्रा. इंक्रीज पल्स एंड साइनोसिस एंड वीकनेस देखने को मिलती है और मोस्ट लाइकली टू डाइसेक्ट. एब्डोमिनल एरोटिक एनेरिज्म जो होता है वो 75% मोस्ट कॉमन होता है. लोअर बैक एंड एब्डोमिनल पेन होता है. प्रोमिनेंट पल्सेटिंग मास इन एब्डोमेन एट और अबाव द अम्बिलिकस. एंजियोग्राफी इज स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस. इसमें टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि USG, CT और आर्टीरियोग्राफी. मैनेजमेंट के तौर पर हम नोट करना है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट विथ एन एरोटिक एनेरिज्म टू रिपोर्ट इमीडिएटली अकरेंस ऑफ चेस्ट पेन और बैक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग या फिर होरसनेस हो तो. द थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के अंदर डिसेक्शन करते हैं और रिपेयर ऑफ एनेरिज्म विद वेस्कुलर ग्राफ्ट और एंडोवेस्कुलर शंट. नोट: एनेरिज्म लेयर larger than 5.5 centimeter needed for surgery. Hypertension, also known as the silent killer. Normal BP is 120/80 or 16/11 kilopascal. It is persistent systolic BP more or equal to 140 mm of Hg. Diastolic BP more or equal to 90 mm of Hg. कोजेस जो रहते हैं इसके अननोन और दूसरे कोजेस भी रहते हैं जैसे कि एज ज़्यादा हो गई, रीनल डिजीज़ है कोई, या फिर जेनेटिक फैक्टर, ड्रग एल्कोहल कंज्यूम करता है कोई, और कोई आर्टीरियल डिजीज़ है, या फिर ओवर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, ज़्यादा ही हार्मोन एड्रेनलिन सिंथेसिस होता है, या फिर एंजियोटेंसिन सिंथेसिस होता है तो भी दिक्कत आएगी. टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी और एसेंशियल भी बोलते हैं इसको. एलिवेट बीपी विदाउट एनी आइडेंटिफाइड कोज. रिस्क फैक्टर रहते हैं इसमें एज, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, स्मोकिंग या स्ट्रेस. इट अकाउंट फॉर 95% ऑफ ऑल केसेस ऑफ हाइपरटेंशन. सेकेंडरी कोर्स ऑफ हाइपरटेंशन होता है एलिवेट बीपी विद ए स्पेसिफिक कोज इफ अमाउंट फॉर account for 5 to 10% of hypertension in
एडल्ट। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रेस, ओबेसिटी, डाइट में अगर कोई हाई सोडियम, लो कैल्शियम, लो पोटेशियम ले रहा हो उसको हो सकता है। फिर सब्सटेंस एब्यूज़ कर रहा हो या फिर सिगरेट ले रहा हो, अल्कोहल ले रहा हो या फिर कोकेन ले रहा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, कोई एज ज़्यादा हो, हाइपर लिपिडेमिया हो या फिर डायबिटीज़ मेलिटस हो टाइप 2 वाला। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मॉर्निंग में ऑक्सीपिटल हेडेक देखा जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस देखा जाएगा, डिजीनेस देखा जाएगा, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, टिनिटस, फ्लश्ड फेस या फिर एपिस्टेक्सिस भी देखा जा सकता है। मैनेजमेंट के अंदर नॉन फार्मा के अंदर प्री हाइपरटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाएगा, वेट रिडक्शन किया जाएगा, डिक्रीज सोडियम 2 ग्राम एज प्रिस्क्राइब, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए कहा जाएगा, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा या फिर मेडिटेशन, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशन दैट में कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन, या फिर अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जाएंगे जैसे कि बीटा एड्रेनर्जिक इनहिबिटर एजेंट जिसके अंदर आते हैं एसिब्यूटालोल या फिर एटेनोल या फिर मेटोप्रोलोल बोलते हैं। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ हार्मोन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन का इफेक्ट को कम कर देते हैं और कोज हार्ट टू बीट मोर स्लोली एंड विथ लेस फोर्स, जो कि बीपी को डिक्रीज कर देता है। और इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पेज़म, डिक्रीज बीपी, वीकनेस, फैटिग, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डिप्रेशन या फिर नाइटमेयर्स भी देखा जा सकता है। नोट: होल्ड एटेनोल मेडिकेशन इफ़ हार्ट रेट इज़ लेस देन 50। और फिर आते हैं वेजोडाइलेटर जिसे हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, एंटीवी बोलते हैं। वैस्कुलर हेडेक होता है इससे, टैकीकार्डिया या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी देखा जा सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, निफेडिपिन, डिल्टिजैम या फिर वेरामापिल। लोअर योर बीपी बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल और योर हार्ट एंड आर्टरीज। कैल्शियम कोज हार्ट एंड आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम। कैल्शियम ब्लॉक अलाउ ब्लड टू रिलैक्स एंड ओपन। साइड इफ़ेक्ट के अंदर डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपोटेंशन होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंशन या फिर हार्ट हेडेक भी हो सकता है। डिजीनेस या फिर लाइट हेडेडनेस भी देखने को मिल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, चेंज इन लीवर एंड किडनी फंक्शन। अब ACE इनहिबिटर्स पर आते हैं जिसके एग्जांपल होता है रैमेप्रिल, कैप्टोप्रिल या फिर फोसिनोप्रिल। टेक 20 to 60 मिनट बिफोर ए मील। अवॉइड विथ पोटेशियम सप्लीमेंट एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हाइपरकैलेमिया, परसिस्टेंट ड्राई कफ। और मोस्ट कॉमन कॉजेज रहते हैं ये। ACE इनहिबिटर जो होता है इंक्रीज करता है सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेडिकाइनिन, इनिशिएट एयरवे ट्रिगरिंग इन्फ्लेमेशन एंड कॉफिंग। पैटीज देखने को मिलता है और ब्लीडिंग विथ कैप्टोप्रिल भी देखने को मिलता है। डिमिनिश टेस्ट ACE इनहिबिटर ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ थेरेपी। फिर आते हैं लूप डायरेटिक
पर ये लूप डायरेटिक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक कैसे काम करता है? ये इनहिबिट करता है सोडियम एंड क्लोराइड को एंड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले एंड DCT। और इसके अंदर जो मेडिसन आती है वो आती है फ्रूसेमाइड, टोरेसमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। और इस नोट में डालकर है हाइपरटेंसिव ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायबिटिक एंड रीनल फेलियर। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरिनेमिया और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ओटोटॉक्सिसिटी या फिर डेफनेस, थायमिन की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है और कई बार डिहाइड्रेशन भी हो जाता है पेशेंट को। और थियाजिड डायूटिक होता है जो कि इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन DCT ऑफ किडनी। इसके एग्जांपल होते हैं इंडेपेमाइड, क्लोरथियालिडोन या फिर हाइड्रोक्लोरोथियाजिड। साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके इंक्रीज डायरेक्ट यूरेट रीअब्जॉर्प्शन इन DCT एंड हाइपर यूरेसेमिया। डिक्रीज करता है इंसुलिन सिक्रीशन एंड रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस और हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है। DCT डिलीवर ए हाई सोडियम लोड विथ ए रिजल्टिंग फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक act on the DCT to promote sodium and water excretion and potassium retention. Example स्पायरोनोलैक्टोन, जिसे हम एल्डेक्टोन बोलते हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक का जो काम रहता है वो ये बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ा देता है। और नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करना है, हमें वो ऑब्टेन करना है BP 2 times ऑन बोथ आर्म क्लाइंट विथ सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजिशन। फिर इवेलुएट करना है डाइटरी पैटर्न एंड सोडियम इंटेक, असेस फॉर द कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। और कॉम्प्लिकेशंस में उसको स्ट्रोक, किडनी फेलियर या फिर ब्लाइंडनेस या फिर हार्ट फेलियर भी देखा जा सकता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर एलिवेशन ऑफ डायस्टोलिक BP वो 120 से ज़्यादा पहुंच जाता है, उसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। और कोजेज में हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ड्रग्स आते हैं एम्फेटामिन यूज टू ट्रीट द अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्लर विजन, चेंज इन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, टैकिकार्डिया या फिर टैकिपनिया देखने को मिल सकता है। मॉनिटर वाइटल साइन एंड असेसिंग BP एवरी 5 मिनट, मेंटेन बेड रेस्ट एंड विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है 45 डिग्री तक। नोट करके डालना है डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स, सोडियम नाइट्रोक्साइड इज मोस्ट इफेक्टिव IV drug for the treatment of hypertensive crisis in emergency
It is a nitro-vasodilator that acts by releasing nitric oxide, diffuses to surrounding smooth muscle cell and stimulate guanylin cyclic GMP PKG pathway vasodilation कर देता है. Use an intra-arterial line or an automated non-invasive BP machine to monitor mean arterial pressure and BP is required. अब आते हैं हम वेस्कुलर डिसऑर्डर पर, जिसमें हम आता है फ्लेबाइटिस, इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन बोलते हैं. ये टाइप होते हैं जैसे कि मैकेनिकल से, केमिकल से या फिर इन्फेक्शन से भी हो सकता है. और फिर आते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ वेन विच इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसिस, कॉमनली अकर इन द वेरिकोस वेन. Site of IV phlebothrombus, a thrombus without inflammation in the vein. Deep vein thrombocytis DVT, thrombus develop in the deep vein thrombus of leg. Most common vein to get the thrombus in is posterior tibial vein. Clinical manifestation के अंदर cough and groinlessness और सडन ऑनसेट ऑफ पेन होता है, विथ और विदाउट एडिमा एंड स्वेलिंग. पॉजिटिव होमन साइन देखा जाता है. काफ, कॉल फॉर पेन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल, वार्म स्किन दैट इज टेंडर टू टच. और विर्चो ट्रेड देखने को मिलता है, जिसके अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी, स्टेसिस ऑफ इंजरी या और एंडोथीलियल इंजरी ऑफ वेजल्स देखी जाती है. और डायग्नोसिस के अंदर हम वेनोग्राफी या फिर फ्लेबोग्राफी करते हैं और डॉपलर एग्जामिनेशन करते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं बेड रेस्ट, एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी अबाउ द लेवल ऑफ हार्ट एज प्रिस्क्राइब्ड. Do not massage the extremities. Administer thrombolytic therapy (TPA). Example: streptokinase, dissolve thrombus, IV heparin देते हैं 7 से 10 दिन, followed by warfarin. प्रोवाइड करते हैं हाई कंप्रेशन और एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स या फिर डीवीटी पंप. अब आते हैं वेरिकोस वेन. तो वेरिकोस वेन का मतलब होता है लॉन्ग टॉर्टस एंड डायलेटेड वेन ऑफ सुपरफिशियल वेरिकोस सिस्टम ड्यू टू पुलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर एक्सट्रीमिटी. कॉमन साइड जो रहती है वो लॉन्ग सिफिनस वेरिकोस वेन जंक्शन होता है. इन ग्रोइन के अंदर शॉर्ट स्फिनस पोप्लिटियल वेन जंक्शन रहता है इन पोप्लिटियल फोसा. टेलेंजेस्टियासिस होता है स्पाइडर वेन डायलेटेड इंट्राडर्मल वेन्यूल्स लेस देन 1 mm की होते हैं. और रेटिकुलर वेन जो रहती है वो ब्लू कलर की वेन होती है, सबडर्मल होती है वेन, और 1 से 3 mm यूजुअली टोटस रहती है. तीसरा आता है वेरिकोस वेन जो कि सबक्यूटेनियस होती है, डायलेटेड वेन 3 mm और ग्रेटर इन साइज. कोजेस जो रहते हैं प्राइमरी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी रहती है, और दूसरा सेकेंडरी में एनीथिंग दैट राइजेस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. और भी कोजेस हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल पेल्विस मास, एसाइटिस, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग एंड वेन, स्पेंड लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम इन स्टैंडिंग. बार्बर सिक्योरिटी गार्ड
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पेन देखा जाता है लेग में, डल एक्टिंग आफ्टर स्टैंडिंग, फीलिंग ऑफ डलनेस इन द फुलनेस इन लेग एंड एंकल एडिमा देखा जाता है। डायग्नोसिस के अंदर हम ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट या फिर ब्रोडी टेस्ट देखते हैं, जो कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है और लेग एलिवेट किया जाता है। इसमें फाइंड आउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द वाल्व। और फिर आते हैं परथिस टेस्ट होता है, असेसिंग द पेटेंसी ऑफ डीप femoral prior to the varicose vein surgery. Limb is elevated and an elastic bandage is applied freely from toe to upper one-third of thigh to obliterate superficial vein only. Ask to walk for 5 minutes. If deep system is competent, blood will go through and back to the heart. If deep system is incompetent, patient feel pain in legs. वेनियोस ड्यूलक्स स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो कि डीप वेन के अंदर किया जाता है और सुपरफिशियल वेन अदर टेस्ट रहते हैं, जैसे कि फ्लैबेक्टोग्राफी या फिर मैनेजमेंट के अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। लेग एलिवेशन एक्सरसाइज या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है और वेन ओब्लिगेशन थेरेपी की जाती है। वेन ओब्लिगेशन थेरेपी क्या होती है? स्क्लेरोथेरेपी, सोटार्चल, पोलीडोक्रोनल, इथेनोलोमाइड, ओलिएट is injected into vein by the application of pressure dressing. Incision and drainage of trapped blood in the scleroid vein is performed 14 to 21 days after injection. Application of pressure dressing for 8 to 12 hours. vein stripping की जाती है, pulling out from under skin using the minimal incisions. Removed if they are longer than 4 mm in diameter or they are in cluster. Avoid leg dangling and chair seating. Elevate leg when sitting. Commonest complication varicose vein होता है, stripping वो होते हैं इकाइमोसिस। और फिर आते हैं वेस्कुलर हार्ट डिजीज़। इसके अंदर इट अकर व्हेन द हार्ट वॉल कैनॉट फुल्ली ओपन, नोन एज स्टेनोसिस, और कैनॉट क्लोज कम्प्लीटली इनसफिशिएंट और इज नोन एज रिगर्गिटेशन। जब हार्ट वॉल पूरी तरह नहीं खुल पाता उसे स्टेनोसिस बोल देते हैं, और जब हार्ट वॉल पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाता उसे रिगर्गिटेशन बोलते हैं। और मिट्रल स्टेनोसिस इज मोस्ट कॉमन वेस्कुलर डिजीज़ होती है इन प्रेगनेंसी। नॉर्मल डायमीटर रहता है इसका 4 to 6 सेंटीमीटर और कोजेज रहते हैं इसके। रोमेटिक फीवर मोस्ट कॉमन रहता है, और उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ मेन कोज होता है, और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट या फिर कैल्शियम बिल्डअप हो जाता है, या फिर ट्यूमर हो कोई, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। और सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे? अकर व्हेन द ओरिफस इज रिफ्यूज बाय 50%। लाउड S1 में भी मोस्ट प्रोमिनेंट साइन। डिसिप्निया देखने को मिलता है, और ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिसिप्निया देखने को मिलता है। सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कॉफिंग। राइट वेंट्रिकल फेलियर देखा जाता है, और नेक वेन डिस्टेंशन देखा जाता है, और पिटिंग पेरिफेरल एडिमा देखा जाता है।
हीमोपेटाइसिस देखा जाता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर इंडिकेटिंग द decompensate notify physician immediately। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन के अंदर एक्सरे किया जाता है, इलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, साइन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और इको किया जाता है जो कि कंफर्म टेस्ट होता है फर्स्ट मंथ शेप, मिट्रल वॉल शेप, और इंसिजी में एएफ देखा जाता है। मैनेजमेंट के तौर पर हम क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर करते हैं O2 को, प्रोवाइड करते हैं लो सोडियम डाइट फॉर पल्मोनरी कंजेशन, डायरेटिक या फिर डिजोक्सिन एज प्रिस्क्राइब। एंटी डिसरिदमिक इस्तेमाल की जाती है, प्रोकेनामाइड फॉर एएफ एज प्रिस्क्राइब, या फिर लॉन्ग टर्म में एंटीकोगुलेंट भी इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के अंदर अगर वो एएफ का है तो। मिट्रल इंसफिशेंसी या फिर रिगर्गिटेशन जो रहता है, इसके कोज रहते हैं दो, एक्यूट और क्रोनिक, जिसमें एक्यूट जो होता है वो एंडोकार्डियाटिस होता है जो कि मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होता है, और प्यूपिलरी मसल रप्चर की वजह से होता है। और क्रोनिक जो होता है वो र्यूमेटिक फीवर, मार्फन सिंड्रोम या फिर रप्चर ऑफ कोर्डेई की वजह से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर एक्सटर्नल डिसिप्निया होता है, मोस्ट लाइकली फाउंड इन द हाई पिच सिस्टोलिक मर्मर। रिपेयर के अंदर प्रोसीजर के अंदर बैलून वल्वोप्लास्टी की जाती है, एक तरीके का इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। बैलून कैथेटर इज पास फ्रॉम द फीमोरल वेन बाय एट्रियल सेरेब्रल वॉल, मिट्रल वॉल, और बाय द फीमोरल आर्टरी और एरोटिक वॉल। मिट्रल एनिलोप्लास्टी रिपेयर द लीकिंग ऑफ मिट्रल वॉल, टाइटनिंग एंड सूचरिंग। और कॉमिशुरोटोमी या फिर वल्वोटोमी, वाल्व इज विजुअलाइज, थ्रोम्बाई आर रिमूव फ्रॉम एट्रिया। वाल्व रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व होता है जो कि ड्यूरेबल होता है, जो कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फॉलोइंग वाल्व रिप्लेसमेंट एंड लाइफ टाइम एंटीकोगुलेंट थेरेपी उसको रिक्वायर्ड होगी। और बायोप्रोस्थेटिक वाल्व अगर वो लेते हैं तो बायोलॉजिकल ग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट जो रहता है, वाल्व फ्रॉम द स्पीसीज पोर्किन वाल्व, पिग या फिर बोविन वाल्व काऊ का, या फिर होमोग्राफ्ट ह्यूमन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इज स्मॉल, लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज नॉट रिक्वायर्ड। एरोटिक स्टेनोसिस में किया जाता है जो कि नॉर्मल रहता है, इसका 2.6 से 3.5 सेंटीमीटर का। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर डिसिप्निया ऑन एक्सक्रीशन, एंजाइना, सिंकोप और एक्सर्शंस होता है। और फैटिक, प्रोक्सिमल नुक्चुरल डिसिप्निया होता है, हार्श सिस्टोलिक, क्रिशेंडो, डिक्रेशेंडो मर्मर, डायमंड लाइक शेप, बेस्ट हर्ड एट राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। एरोटिक इनसफिशिएंसी होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, ग्लो, डिक्रेशेंडो, डायस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देता है। और ट्राइकस्पाइड स्टेनोसिस के अंदर नॉर्मल रहता है, 9
7 से 9 सेंटीमीटर। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कंप्लेंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग सेंसेशन इन द नेक एंड ऑब्स्ट्रक्टेड वेन फ्लो, साइनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और सिम्टम ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एसाइटिस या फिर हेपेटोमेगाली, पेरिफेरल एडिमा या फिर रंबलिंग, डायस्टोलिक मर्मर या फिर जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। ट्राइकस्पाइड इंसफिशिएंसी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। हाई साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, Carvalho sign, increase the intensity of systolic murmur during inspiration, heard at left sternal border, fourth intercostal space, pulmonary stenosis जो रहती है नॉर्मल डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, और सिस्टोलिक थ्रिल हर्ड एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और पल्मनरी इंसफिशिएंसी जो होती है ब्लोइंग डायस्टोलिक मर्मर कोल्ड ग्राहम स्टील मर्मर, सॉफ्ट ब्लोइंग डिक्रेशेंडो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर ऑफ पल्मनरी इनकॉम्पिटेंस caused by pulmonary hypertension, best heard at left sternal edge, second intercostal space in full inspiration। तो यहाँ पर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म होता है। तो कल से हम जीआईटी शुरू करने वाले हैं। जीआईटी लूँगा या फिर ईएनटी, नहीं पहले जीआईटी लूँगा, उसके बाद ईएनटी लूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है।